साइन थीटा। तो अब यहाँ पे वर्क कितना होगा, तो वर्क निकालते हैं। सेकेंड टाइम वर्क विल बी mg sin थीटा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा, क्योंकि वही है पाथ के अलोंग mg sin थीटा। चलिए ठीक है, इनटू डिस्टेंस कौन सा कवर किया जा रहा है यहाँ पे, तो जिस तरफ की फोर्स उसी तरफ का हमने क्या ले लेना है, उसी तरफ का हमने डिस्टेंस लेना, विच इज सी टू बी। सी बी लिख देता हूँ यहाँ पे, सी टू बी, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। ओके, बट अब हम यहाँ पे साइन थीटा की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, बट हम साइन थीटा इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल से साइन थीटा बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB। AB की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू है h। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है C टू B, तो उसकी जगह लिख दिया C टू B। ठीक है, इंटू CB तो ऑलरेडी है ही है। अब देखो, अब हमने जब यहाँ पे इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, वर्क क्या आ गया, हमारा वर्क आ चुका है mgh। अगेन यही पॉइंट हम यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमारा पाथ अगर चेंज कर दिया जाए, पाथ अगर हम चेंज भी कर देते हैं, बट हमारा जो वर्क होगा वो सेम रहेगा, अगर हम वो वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेट ले रहे हैं ना, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो देखो चाहे आप सीधा ऊपर लेके जाओ, चाहे आप किसी एंगल पे लेके जाओ, चाहे कोई और पाथ भी अगर आप यूज कर लेते हो, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं यहाँ पे होता। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि बॉडी इनिशियली कहां पर है, फाइनल कहां पे है। बॉडी इनिशियली ग्राउंड पर थी, फाइनल हाइट पर h पर जा चुकी है, तो उस हाइट पर डिपेंड करेगा या इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है। इसी तरह आपको बुक्स में और भी डिफरेंट एग्जांपल मिल जाएंगी इसी की, इसको ही शो करने की, कि वो अब हाइट उतनी ही रखते हैं। अब वो मैं यहाँ पे, आपने करना तो बता दो, नहीं तो आप बुक से इजीली उसे ले, उतनी हाइट रख के, बट पाथ थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाता है पाथ, ये मतलब स्टेयर्स, स्टेयर्स लाइक। ठीक है, तो इसका भी आप वर्क निकाल सकते हो। करना है तो बता दो, नहीं तो बुक में, आए हाय, बुक में आपको दिख जाएगा ये। मैं एक स्टेप आपको सब करके दिखा देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज दिस, मान लो सीढ़ियां, ठीक है, ऐसे मान लिया, एंड देयर आर n नंबर ऑफ स्टेयर्स, मतलब कि उसके जो स्टेप्स हैं n नंबर है। यहाँ पर भी हाइट उतनी है A टू B, बट पाथ हम क्या लेके जा रहे हैं, सीढ़ियों वाला पाथ, A टू B पाथ ले रहे हैं। ओके, तो मैं इसको कर ही देता हूँ। ठीक है, अब जब हम ऊपर जाएंगे ना, हम स्टेप्स देखो हमारे क्या होते हैं। पहले हम ऊपर हाइट क्लाइंब करते हैं, मतलब ये वाला, जिसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन शो कर देता हूँ। पहले जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसे जाते हैं, अब ये डिफरेंट हाइट है, इस हाइट को मान लेता है h डैश, दिस इज h डैश। फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं, ये वाला डिस्टेंस, इसको ऐसे ही मान लो x y z, मान लो दिस इज x। ठीक है, तो पहली स्टेयर को चढ़ने के लिए दो स्टेप होते हैं, अप देन फॉरवर्ड, आगे जाना, पहले इधर जाना फिर इधर जाना। सेम स्टेप हम ऊपर तक ऐसे करते रहते हैं, ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर आगे, ऐसा ही होता रहता है। तो पहले मैं एक स्टेयर का वर्क निकाल लेता हूँ, बाकी का तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, वर्क डन फर्स्ट स्टेयर का कितना होगा, तो दो बार निकालना पड़ेगा। अगेन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, बॉडी कौन सी है, बॉडी वही, सेम बॉडी, अलग बॉडी थोड़ी लेनी है हमने, सेम बॉडी लेंगे, उसके मैं रेड का शो कर रहा हूँ, सेम बॉडी। और वर्क भी किसका निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, mg। ठीक है, तो पहले केस में mg इंटू डिस्टेंस जो h डैश लिया गया है फर्स्ट केस का, स्टेयर का, ठीक है, इंटू cos 0, क्योंकि हम
ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं फोर्स वेट के अगेंस्ट उतनी ही इक्वल, ठीक है, cos 0 ले लिया। प्लस फिर उसके बाद स्टेयर में आगे भी तो बढ़ा जाता है, फोर्स वही हमारी वेट वही उठा के लेके जा रहे हैं mg, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो x है, क्योंकि आगे ऊपर तो गए, ऊपर का वर्क लिख लिया, आगे जाने का वर्क x। और एंगल क्या है, वेट, देखो वेट को उठाने के लिए हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ, वेट तो ऐसे ही लगता है ना, वेट आगे पीछे थोड़ी जाएगा लेफ्ट राइट, वेट तो ऐसे ही या तो नीचे या तो ऊपर की तरफ उसके अगेंस्ट। डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल 90 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल इज 90 cos 90। तो आपको पता है कि cos 90 इज 0, तो मतलब वेट के द्वारा सिर्फ उठाने में वर्क किया जा रहा है, आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करने में नहीं हो रहा। तो क्या आंसर आता है यहाँ पे, mg h डैश। यह एक स्टेयर का वर्क। अब देखो हमारी कितनी स्टेयर्स हैं, हमारी स्टेयर्स मान लो n स्टेयर्स हैं हमारी, देयर आर n नंबर ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो अगर टोटल हाइट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टोटल हाइट मेरी क्या होगी, h विच इज इक्वल्स टू n टाइम्स h। अगर एक स्टेयर h डैश है तो हमारे टोटल कितनी स्टेयर्स है, n स्टेयर्स, तो n टाइम्स h डैश क्या हो जाएगी, टोटल हाइट विच इज h। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, हमने एक स्टेयर का वर्क निकाला ना, तो टोटल वर्क जो तीसरी बार निकाल रहे हैं तीसरी एग्जांपल में, वो टोटल वर्क होगा n स्टेयर्स का वर्क इनटू जो एक स्टेयर का वर्क निकाला था। एक का तो हमारे पास वर्क है ना mg h डैश, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, n टाइम्स mg h डैश। तो n इंटू h डैश क्या है, n इंटू h डैश है बड़ा वाला जो पूरी हाइट, टोटल हाइट है। तो क्या आंसर आता है बेटा यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा mg कैपिटल H मतलब कि टोटल हाइट। बस यही आ गया हमारा। तो देखिए पहले केस में डायरेक्टली बॉडी के ऊपर लेके गए, mgh आ रहा है, दूसरे केस में पाथ ही चेंज कर दिया बट फिर भी वही वर्क आ रहा है। तीसरे चेंज में अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ लेके जा रहे हैं, स्टेज लाइक अप डाउन अप राइट अप राइट अप राइट ऐसे हो रहे हैं, बट फिर भी टोटल वर्क इनिशियल और फाइनल, इनिशियल विच इज मान लो कि ग्राउंड लेवल ए, फाइनल ग्राउंड टॉप लेवल बी और हाइट एच है। यही हमारा यहाँ पे आज का मोटिव था कि शो करना कि वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पे इन केस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कुछ पूछना बेटा पूछ लो। Sir, can you explain stairs example again? ओके मैं स्टेज वाली एग्जांपल आपको फिर से समझा देता हूँ, स्टेज पे थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। तो देखिए स्टेज जब ऊपर हम चढ़ते हैं ना, तो पहली बात हमें ये समझनी है। अच्छा एक और चीज, एक बच्चों को एक, हाँ चलो ये भी स्टेज, एक बच्चों को ये भी आता है डाउट कि सर आप, हम वेट तो सर नीचे की ओर लग रहा है ना, वेट नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव वर्क क्यों नहीं निकाल रहे, यहाँ पे आप नेगेटिव वर्क क्यों निकाल रहे। आपने देखा जैसे फर्स्ट केस में क्या है, हमेशा वेट तो लगता नीचे की ओर ही है ना, mg, हम ऊपर जा रहे हैं, ये नेगेटिव वर्क क्यों नहीं निकाल रहे। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो देख रहा हूँ कि मैं बॉडी को ऊपर लेके जाने में किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्योंकि मैं लेके जा रहा हूँ ना, वेट तो बॉडी को नीचे की ओर लेके जाएगा, बट अगर मैं बॉडी को नीचे लेके जाने से रोकना चाहता हूं तो मुझे उतनी ही फोर्स की उसके ओपोजिट लगानी पड़ेगी। तो mg नीचे की ओर लगती है बट मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूं विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर लेके जा रहा हूं। तो उस केस में अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर लेके जा रहा हूं, उस केस में जो वेट होगा mg, उसके इक्वल ही मेरी फोर्स उसको ऊपर लेके जाने में लगेगी mg। इसीलिए नेगेटिव नहीं ले रहा, क्योंकि मैं अपनी फोर्स बता रहा हूं जो mg के ही इक्वल है, क्योंकि उसके अगेंस्ट लेके जा रहा हूं। अच्छा अब वापस स्टेज पर आते हैं। अब स्टेज पर देखो बेटा, जब ऊपर लेके जाते हैं तो मैंने स्टेज को पहले स्टेप वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया हुआ है। तो स्टेज अगर एक स्टेयर हमने चढ़नी होती है तो उसके लिए हम पहले ऊपर ऐसे लेके जाते हैं, फिर इस तरफ लेके जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, अब फिर ऐसे राइट जाएंगे। अगली स्टेयर के लिए फिर वही सेम स्टेप रिपीट होगा, अब फिर इधर जाएंगे,
ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक स्टेयर का मींस इतनी स्टेयर का पहले वर्क निकाला, और वो वर्क देखिए कैसे निकाला जा रहा है। तो पहले वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो हमारी वेट ही है ना, mg फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी ली है h डैश, क्योंकि मैंने वैसे टोटल हाइट है a टू b h, बट मैंने एक स्टेयर की हाइट ली है h डैश, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने में h डैश हो गई। और देखो मैं भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी h डैश में ऊपर की ओर हुई है, तो एंगल 0, इसलिए एंगल लिख दिया 0। अब स्टेयर में इस तरफ भी जाना है, मींस जो x मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इधर इस तरफ भी जाना है। इस तरफ जाने के लिए देखो फोर्स तो मेरी अभी भी वेट ही है ना, वेट हमेशा अलोंग द अर्थ ही लगता है, मींस अलोंग द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो mg ही रहेगा, बट हमारी डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो x हो रही है, विच इज टुवर्ड्स द राइट। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90, तो जब भी एंगल 90 होता है cos 90 की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 0, जब उससे हम x डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वो 0 हो गया, तो हमारा वर्क सिर्फ एक स्टेयर पे कितना आ गया mg h डैश, तो टोटल वर्क n स्टेयर्स पे कितना होगा, तो n को मल्टीप्लाई कर दिया एक सिंगल स्टेयर की वर्क से, तो n इंटू h डैश क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा था दिस वन, ये सर्कल में बना दिया जो कंप्लीट हाइट है, तो मैंने लिख दिया mg h। तो फ्रॉम फर्स्ट केस, from second case and from third case we can conclude that work only depends upon the initial and final point। ठीक है, काफी यहाँ पे इक्वेशन का थोड़ा सा वो हो गया, तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, जिससे रहेगा सेव ही, बट फिर भी नेक्स्ट शीट ले लिया तो मैं यहाँ पे। अब चलिए, अब आपको इस तरह अगर प्रॉपर्टीज लिखनी होगी, तो पहली तो प्रॉपर्टी अगर आप ये लिखोगे कि कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आप लिख सकते हो कि अगर हम वर्क डन करते हैं बाय दी और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो वर्क सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पाथ पे। ठीक है, बाकी वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पाथ टेकन बाय द बॉडी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो पाथ ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, बट काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ए मूविंग ए बॉडी इन ए क्लोज पाथ इज 0। अच्छा, ये बताता हूं अब इसका मतलब क्या है। पहली एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, जहां पे क्या किया था, फ्लोर से इस बॉडी को ऊपर लेके गए टू द हाइट h, यहां पे लेके आ रहे हैं, दिस हाइट इज द h। ओके, अब यहाँ पे क्या हमने शो करना है, मैं आपको प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करके बोल के बता देता हूँ। प्रॉपर्टी का कहने का मीनिंग था कि अगर हम क्लोज पाथ में वर्क करते हैं, क्लोज पाथ का मीनिंग क्या होता है, जहां से आपने आपकी जर्नी शुरू की और वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, वो क्लोज पाथ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लो, ये देखो ये है ना, यहां से हम यहाँ गए ऐसे ही, एक रैंडम पाथ ले रहा हूँ, ठीक है, वापस मैं यहाँ पे आ गया, वापस जहां से शुरू किया था उधर ही आ गया, ये क्लोज पाथ है, ए टू बी गया, वापस बी टू ए आ गया, ऐसे, दिस इज द क्लोज पाथ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज पाथ, कि जहां से आप शुरू किए थे अपनी जर्नी, वापस वहीं पे आ जाना, वो पाथ क्लोज हो गया। ठीक है, तो उसको मैं कह रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि अगर हम क्लोज पाथ में वर्क निकालते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया, वो वर्क 0 होता है, वो वर्क 0 होता है। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा जी मुझे ऊपर जाने में कितना वर्क होगा, तो आपको पता है कि सर आप पहले mg तो नीचे की ओर लग रहा है, बट मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं अपना लगा रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरी जो डायरेक्शन ऊपर है, मैं इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, तो वर्क डन फर्स्ट केस में जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा, आपको पता है, वर्क डन सर हम लेके जा रहे हैं ऊपर, mg फोर्स हम उसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, उसके ही इक्वल लगा रहे हैं, हाइट हम सर h ले रहे हैं, बट सर हम ऊपर लेके जा रहे हैं, हम भी फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो सर cos ऑफ 0 आएगा, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा mgh। ये सर हमें बिल्कुल पता है, अभी आपने पहले बताया था, ये मैं आप मान रहा हूँ कि आप अपने मन में बोल रहे होंगे, नहीं भी बोल रहे तो बोल दिया करो। अच्छा ये क्या था, जब ऊपर लेके गए, अब सोचो वापस नीचे लेके आ रहे हैं, बट हम ही लेके आ रहे हैं जी।
हम ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। बट जब हम किसी बॉडी को पकड़ के नीचे लेके आ रहे होते हैं ना, तब भी हम, वेट, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, ये है बॉडी जी, ये क्या है बॉडी, ये क्या है बंदा, पर्सन। इस बंदे ने बॉडी को बस होल्ड किया हुआ है, बॉडी का वेट कहां लग रहा है जी, नीचे की ओर। बट बॉडी को उठाने के लिए इसने किस तरफ फोर्स लगाई होगी जी, बंदा किस तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे की ओर नहीं, बंदे ने ऊपर की ओर फोर्स, क्योंकि उसको अगर होल्ड किया हुआ है ना, इट मींस ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि अगर नीचे की ओर फोर्स लग रही होती इस आदमी के द्वारा, तो बॉडी नीचे गिर नहीं जाती क्या, नहीं गिरेगी ना, क्योंकि वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। इसी तरह जब मैं इस बॉडी को पकड़ के नीचे लेके आ रहा हूं, मैंने पकड़ के रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली लेके आ रहा हूं, तब मेरी फोर्स तभी भी किस तरफ लग रही होगी, मेरे द्वारा लगाई गई फोर्स वो अभी भी ऊपर की तरफ लग रही होगी। अगर हमने किसी भी बॉडी को होल्ड किया वो हाथ में, हमारी फोर्स ऊपर ही लगती रहती है। तो मेरी फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की ओर। बट अब हम बॉडी को कहां लेके जा रहे हैं, हम बॉडी को नीचे की ओर पकड़ के नीचे की ओर लेके आ रहे हैं, नीचे की ओर। अब दूसरे केस में कितना वर्क होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम अभी भी उसी बॉडी को होल्ड किए हुए और नीचे लेके आ रहे हैं, फोर्स उतनी ही mg के इक्वल, हाइट उतनी ही ट्रेवल की जाएगी b2a। बट यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो देखने वाली तो बात वो है, एंगल क्या बनेगा, हम ऊपर की ओर होल्ड करके रखे और नीचे लेके आ रहे हैं, मतलब पकड़ के रखा हुआ है और नीचे लेके आ रहे हैं उस बॉडी को, फोर्स हमारी ऊपर है बट डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की ओर है ना, mg ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल कितना बनता है 180। तो लिख देते हैं जी 180 यहाँ पे, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है जी -1। तो यहाँ पे वर्क कितना हो गया -mgh। यही मेरा पॉइंट था आपको बताने का, कि अगर क्लोज पाथ में, यहाँ पे पाथ क्लोज हो रहा है बिल्कुल, पहले a टू b गए, वापस b टू a आ चुके हैं, तो क्लोज पाथ में किया गया वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि mgh माइनस प्लस माइनस mgh कितना होगा 0। तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी, ये याद रखने वाली चीज है। ये प्रॉपर्टी क्या थी, कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। हाँ जी, कोई बच्चा पूछ रहा है, अगर फ्री फॉल का केस होगा तो फिर, ओके। अब फ्री फॉल के केस में आपने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है ना, हेलो, यस सर, हाँ, तो इसमें देखो क्लोज पाथ में ना हमने अपना, अगर सोचो ऐसे सोचो कि पहले हम अगर ऊपर लेके गए, पहले हम ऊपर लेके गए, वर्क डन है mgh, हमने उसे ड्रॉप कर दिया, फ्री फॉल कर दिया। अब अगर हम बोलते हैं जी, देखो जी, जब फ्री फॉल होगा, बॉडी, बॉडी में डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, देखो बॉडी को ऊपर लेके गए, वर्क mgh आ गया, बार बार mdh मुंह से निकल रहा है, mgh आ गया, ठीक है। तो जब फ्री फॉल करेंगे ना, वेट, अब फोर्स कौन सी लग रही है, अब हम थोड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट अप्लाइंग दी फोर्स, क्योंकि हमने तो छोड़ दिया। तब फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशन नीचे की ओर, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, एंगल कितना बन रहा है 0। तो वर्क क्या आएगा mgh। सर पाथ तो अभी भी क्लोज है, पाथ है क्लोज की नहीं, पहले हमने ऊपर लेके गए, ऊपर जाके छोड़ दिया, तो यहाँ पे तो वर्क क्या आ रहा है 2 टाइम्स mgh, समझ रहे हो कि नहीं, यस सर, पहले ऊपर लेके गए mgh, बट ऊपर से छोड़ दिया, तो वर्क तो 0 हुआ ही नहीं। तो ये क्या हो गया, तो एक्चुअली हमने ना फोर्स का एजेंट चेंज कर लिया ना, एजेंट चेंज हो चुका है। पहले मैं फोर्स लगा रहा था अगेंस्ट दी वेट, अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, बट उसके ही इक्वल लगा रहा था, बट एजेंट चेंज हो गया यहाँ पे। एजेंट नहीं चेंज होना चाहिए, एजेंट वही रहना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगले केस में वेट की वैल्यू सेम है, चाहे mg ही है, बट वो मैं थोड़ी अप्लाई कर रहा हूँ, वो कौन अप्लाई कर रहा है, वो तो अर्थ डायरेक्टली अप्लाई कर रही है। तो ये वाला केस अगर इस एग्जांपल से शो करना चाहे कि कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऐसा भी नहीं। तो क्या याद रखना है, एजेंट
सेम होना चाहिए। अगर क्लोज पाथ में लेना है, जो लेके गया था वही लेके आना चाहिए। ठीक है, Yes, तो sir. चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल है हमारी। एग्जाम्पल कहने का मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो इसका उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब एक ऐसी फोर्स अगर जिसके द्वारा हम वर्क करते हैं, वो पाथ डिपेंडेंट है, वो रास्ते पे डिपेंड करेगा, वो पाथ डिपेंडेंट है। देखिए कैसे, मान लो एक टेबल है, ऐसे फॉर एग्जांपल एक टेबल मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए टेबल, इसकी टांगे भी होगी, ये है। ठीक है, ऐसे मान लिया, चलो। और टेबल के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है, तो ये बॉडी ले लेते हैं, दिस इज ए बॉडी, गोल सी बॉडी। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में काफी एग्जांपल आती है, जैसे कि फेमस एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। उसके अलावा कई सारी फोर्सेस हैं, जैसे हीट, ये नॉन कंजर्वेटिव है। साउंड नॉन कंजर्वेटिव, लाइट एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव। एक आपको टिप दे देता हूं, अक्सर जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं विच एक्ट्स अलोंग सेंटर, जैसे कि अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंटर की लॉन्ग एक्ट करती है, तो वो एक कंजर्वेटिव है। ज्यादातर कंजर्वेटिव फोर्सेस ना सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, बट फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। साउंड एनर्जी, सॉरी साउंड मैं क्या बोल गया, सॉरी 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 सॉरी, साउंड तो एनर्जी है, हीट तो एनर्जी है, मैं कुछ और बोल गया, मैं फोर्स की बात कर रहा था। सडनली ट्रैक चेंज हो गया मेरा। वापिस आते हैं। मैं बता रहा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात, कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस या जो विस्कस फोर्सेस होते हैं, जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं। रेजिस्टिव का मतलब पता है ना, जो हमेशा किसी के रिलेटिव मोशन को अपोज करती हैं, वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती हैं। चलिए अब कैसे शो कर सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा किया गया जो वर्क होता है वो, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन सही है। हम क्या उसके लिए कर सकते हैं कि एक पाथ ले लेते हैं, बॉडी को यहाँ से ना यहाँ तक लेके जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इधर लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाऊंगा। Excuse me, sir. हाँ जी, आप बोलिए। सर फिर हम विस्कोसिटी को भी बोल सकते हैं ना नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वो भी तो बिल रेजिस्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द विस्कस फोर्सेस, ऑल द रेजिस्टिव फोर्सेस, वो नॉन कंजर्वेटिव में ही आती है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और उस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क या उसके अगेंस्ट किया गया वर्क अगर हम क्लोज पाथ में करें, वो हमेशा क्या होता है, जीरो। अब मान लो बॉडी ये जो है पहले ए पे थी, अब बी पर है, अब सी पर है, फिर डी पर लेके आएंगे और वापस इन द एंड ए पर आ जाएगी। ठीक है, तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम क्लोज पाथ में वर्क करते हैं वो जीरो नहीं होता, यही हमने यहाँ पे शो किया, तो मतलब कि हम सही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बॉडी को ए टू बी लेके जाते हैं, ए टू बी, मान लो ये जो डिस्टेंस है ना, ये एच है, ये एक्स है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ए टू बी वर्क होगा हमारा, ए टू बी बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, उसको मैं एफ नाम दूंगा यहाँ पे। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमारी सेम होगी कि अलग अलग होगी हर पॉइंट पे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, सेम रहेगी, फ्रिक्शन की अलग अलग होगी। बॉडी को एक ए से बी लेके जा रहे हैं, फिर बी टू सी लेके जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी कि अलग अलग होगी? दिस इज ए क्वेश्चन। सेम? श्योर? यस सर। बिल्कुल सही है, सेम है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू आर, किस पे डिपेंड करती है, म्यू आर। म्यू इज दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी सरफेस, मटेरियल। सरफेस भी वही है टेबल, मटेरियल भी वही है, तो दूसरी चीज होती है आर, रिएक्शन, विच इज एक्चुअली द वेट। ठीक है, और वो तो सेम ही है, सेम बॉडी है, तो फ्रिक्शन फोर्स में एफ ही लूंगा। चलिए
ए से बी तक। हाय, हु इज दिस? सर भाविका। अब भाभी का थोड़ा माइक दूर रखो, बड़ी जोर से आवाज आई आपकी। सॉरी सर, वो हाँ जी जी। थोड़ा। हाँ सर अब इसमें बोलिए। मैं बिट होगी थी ना, तो आप पूछ रहे थे कि फ्रिक्शन सेम रहेगी। तो सर फ्रिक्शन तो सेम होगी, मगर इसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग होगी ना हर केस हाँ में। जी, डायरेक्शन जरूर अलग होगी, बट देखो, नहीं 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 नहीं, ऐसे रुको 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 रुको। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा किसके पर्सपेक्टिव से ली जाती है? मोशन के। तो यस। हर बार वो मोशन के ही अगेंस्ट है, किसी और के अगेंस्ट नहीं जा रही। हाँ, बट अगर आप ऐसे देखोगे कि यहाँ की जो फ्रिक्शन और वहां की फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखेंगे, फ्रिक्शन फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग है। ऐसे देखोगे ना कि ए टू बी की फ्रिक्शन इधर है, बी टू ए की फ्रिक्शन इधर है, वो सही है। बट अगर मोशन के अकॉर्डिंग देखें, ए टू बी जाने में अभी भी अब फ्रिक्शन मोशन को पोज कर रही है, बी टू सी जाने में अभी भी मोशन को पोज कर रही है। तो आप कैसे ले रहे हो, इट्स अप टू यू। अगर आप ऐसे ले रहे हो कि सर सिर्फ फ्रिक्शन को अगर देखें तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो यू आर राइट। तो इधर मतलब ए टू बी जाने में फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है क्योंकि मोशन को अगेंस्ट होना है। बी टू सी जाने में फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है मोशन के अगेंस्ट। सी टू डी जाने में फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है, समझ रहे हो? मैं मोशन के अगेंस्ट ही बात कर रहा हूँ। डी टू ए जाने में फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है, ऐसे हो जाएगी। ओके, सर मतलब अभी हम पाथ के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना हम फ्रिक्शन। पाथ में बिल्कुल, क्योंकि मैं ना वर्क निकालना चाहता हूँ और वर्क में तो पाथ ही लेंगे ना, क्योंकि ओके सर। वहां पे रिलेशन फ्रिक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का रिलेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितनी फर्स्ट केस में h, और यहाँ पे cos कितना हो जाएगा? पता ही है कि ऑपोजिट फोर्स है, cos 180 होगा। तो कितना वर्क आएगा? वर्क आएगा हमारा, चलो मान लेते हैं इसका वर्क बताऊं क्या आएगा, कुछ वैल्यू रख लें, नहीं ऐसे रख देते हैं, माइनस FH। उसी तरह बी टू सी में कितना आएगा वर्क? डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं। फोर्स हमें पता है कितनी है, फोर्स कितनी है, वही फोर्स है F, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वही डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब x हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ भी 180 होगा, समझ रहे हो ना, 180 होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इधर है बट बॉडी इधर जा रही है, इसीलिए 180। उसी तरह वर्क अगर हम निकालते हैं किस में, सी टू डी में, वो कितना आएगा? कितना वर्क होगा सी टू डी में? फ्रिक्शन फोर्स F होगी, डिस्टेंस वो भी h होगा क्योंकि वो ए बी के पैरेलल लिया गया है, बट ये भी नेगेटिव आएगा। ये था सी टू डी, सी डी। और उसी तरह वर्क अगर हम निकालते हैं डी टू ए, डी डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, ये मान लो डी, ये मान लो ए, ठीक है। तो वो भी आपको पता है ना कितना आएगा, वो कितना आएगा? माइनस एफ एक्स। तो टोटल वर्क क्या होगा? क्या वो जीरो आ रहा है आपको? जीरो आता हो दिख रहा है? वो नहीं आएगा जीरो। जब जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसके द्वारा किया गया वर्क क्लोज पाथ में जीरो नहीं है, इसीलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर कभी आपको बोल दिया जाए शो दैट द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, ऐसे कोई एग्जांपल बना के शो कर दो। या ऐसा कोई बोल देते हैं कि शो दैट द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट, उल्टा बोल दिया, डिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो भी ऐसे एग्जांपल बना के आप शो कर सकते हो कि देखो यहाँ पे यहाँ का वर्क या इतना आ रहा है, वहां से यहाँ का वर्क उतना नहीं आ रहा, तो वो पाथ डिपेंडेंट फोर्स है ये। तो यही था आज का हमारा, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। इसमें कोई डाउट है नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव में तो बता दीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं उसकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें लॉन्ग रेयरली ही आता है। या तो आपको दोनों की डेफिनेशन पूछ लेंगे या दोनों की प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, या शो करने में वो 3 मार्क्स का आ जाता है कि शो दैट, इन बोथ द केसेस आता, बट शॉर्ट में है मैक्सिमम टाइम। अगर लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में अगर बोर्ड में आ जाता है तो वो कैसे आएगा, इसके क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होते हैं, इसके साथ कुछ और ऐड कर दिया जाता है।
ओके, सो लेट मी टेक द अटेंडेंस, इसके बाद क्लास ओवर होगी। उतनी देर किसी का कोई डाउट है, किसी का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। एंड मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जस्ट वेट। व्हाट हैपेंड? ओके, हाँ आ गए। हाँ जी, एनीवन? सर एक चीज पूछनी है। हाँ, एक्सक्यूज आस्क यस। सर, वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों होता है? अगेन, वर्ब जो है वो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों होता है? बिल्कुल स्टेट, यू मीन टू से कि रेस्ट और मोशन की स्टेट? नो सर, मतलब कि सर वो फाइनल और इनिशियल की स्टेट बोल रही हूँ। ओके फाइन, फाइनल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्क डन फाइनल, क्योंकि वर्क डन में ना जो डेफिनेशन है, इट इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वो इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है वर्क। और सर वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता, इसका मतलब? वर्क का पाथ के साथ रिलेशन कुछ नहीं है, बट अगर वो वर्क किसी ऐसी फोर्स के द्वारा किया गया जो उसका वर्क फिर डिपेंड कर सकता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, आपको ये ऐसे याद रखना होगा कि वो वर्क किस फोर्स के द्वारा किया गया, तो इसीलिए ये टॉपिक आता है। ओके सर। इट शुड बी क्लियर कि फोर्स जो लग रही है वो कैसी है। अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है, देन समझ लो कि पाथ का कोई चक्कर ही नहीं, जो मर्जी पाथ लो, इट डज नॉट मैटर कि पाथ हम क्या ले रहे हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, आपको मैं जब शुरू में वर्क की कुछ मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, तो मैंने बोल दिया था आपको कि वो एक कि आप ना बेटा वो फोर्स लो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। शायद आपको याद होगा, मे बी एग्जाम्पल आपको दी थी, वो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। अभी अटेंडेंस हुई नहीं है, मैं ले रहा हूँ। ओके, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। What is this? Okay, done. You may leave now, beta. It is over. Attendance हो चुकी है। थैंक यू सर। Okay, Thank you, sir. welcome. थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay. Yes, everyone, you may leave now. तमन्ना, श्रेया, सोना, सारा, रुचिरा। Tavishi, everyone, class is over.